हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो और ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। अगर आपने पहले कभी भी समास नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो हम समास इस तरीके से बताएंगे कि पूरी लाइफ में कभी भी आपको समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी समास में कोई भी समस्त पद या समासिक पद दिया रहेगा, आपको पहचानना रहेगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आप आसानी से पहचान पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो के लास्ट में जाकर के अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, वरना लाइक मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समास में सबसे पहले हम समझते हैं समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। अब संक्षेप यानी समास हम जब समझेंगे तो कई शब्द रहेंगे, कई शब्दों को छोटे में करके लिखना समास कहलाता है। अब उदाहरण सहित मैं कैसे समझाऊं आपको, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है यथाशक्ति। यथाशक्ति का अगर मैं विग्रह करूं तो ये हो जाएगा, यथाशक्ति को मैं दूसरे तरीके से तोड़कर कैसे लिखूंगा, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। और शक्ति के अनुसार ये है विग्रह किसका, यथाशक्ति का। तो विग्रह को, इतने शब्दों को इतने में ही लिखना, मतलब ज्यादा शब्दों को कम शब्दों में लिखना समास कहलाता है, जिसे संक्षेपीकरण कहते हैं या संक्षेप कहते हैं या समास कहते हैं। तो समास 6 प्रकार का होता है। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, फिर कर्मधारय, फिर द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। सभी समास के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास अगर आपको पहचानना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अव्ययीभाव समास में आ रहा है अव्यय। अव्यय क्या होता है। अव्यय यहां पर मैं लिख दिया हूं कि प्रति, उप, भर, यथा, बे और आ। अगर ये किसी शब्द में जुड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, किसी भी शब्द में अगर ये जुड़ा दिखाई दे रहा है आपको, तो बिना कुछ कहे आपको बोलना है कि इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अब चलिए उदाहरण आपके सामने है। रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस सभी समास की जाएगी। और अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा होता है। तो यहां पर देख लेते हैं, प्रति क्या है, अव्यय है, और दिन क्या है, संज्ञा है। तो अव्ययी भाव समास अव्यय और संज्ञा से मिलकर बनता है। इसका पहला पद अव्यय होता है। प्रतिदिन, अब मैं बोला कि जिस भी शब्द में आपको दिख जाए प्रति, उप, भर, यथा, बे और आ, तो आप तुरंत कहेंगे वो कौन सा समास है, वो समास है अव्ययी भाव समास। बस अगर आपको इतना पता है तो दुनिया भर के कितनों हजार, 2000, 5000 शब्द आ जाए, उसमें आप पहचान पाएंगे कि इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा है। तो प्रतिदिन में प्रति अव्यय है। प्रत्यक्ष में जब आप संधि पढ़ेंगे तब उसमें आपको प्रतिधन अक्ष, संधि जब पढ़ाई जाएगी तो बताएंगे कि कैसे ये टूटेगा। तो प्रति इसमें दिखाई देगा आपको अव्यय। इसमें भी प्रति अव्यय है, इसमें भी प्रति अव्यय है। तो ये कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव। ये भी अव्ययी भाव। प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन दिन। तो ये जो है इसमें कौन सा अव्यय जुड़ा है, प्रति अव्यय जुड़ा है। तो सीधे सीधे बोलेंगे अव्ययी भाव समास इसमें है। अब उप यहां पर बताया गया है, ये जिस जिस शब्द में दिखेंगे वो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। तो उप में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। यथा कर्म में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। यथा शक्ति, यथा कर्म, दो दो बार हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसमें आपको अव्यय जुड़ा दिखाई देता है तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब ये तो हो गया अव्यय वाला पार्ट। अब दूसरी चीज कैसे पहचानेंगे अव्ययी भाव समास है या नहीं। यहाँ पर बे, फिर शक, बिना शक के। बे काम, बिना काम के। बे नाम, बिना नाम का। अब अगर एक ही शब्द 2 बार आता है, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे बीच में डैश रहेगा कोई बात नहीं। एक ही शब्द अगर 2 बार दे दिया, एक ही शब्द 2 बार, धीरे धीरे, दिनों दिन, हाथों हाथ, जल्दी जल्दी, तो आप सीधे बोलेंगे, अगर एक ही शब्द 2 बार देता है तो सीधे आप बोलेंगे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अगर ये अव्यय आते हैं सामने तो बोलेंगे अव्ययी भाव समास है। अगर एक ही शब्द 2 बार आता है
तो बोलेंगे अव्ययी भाव समास है। और दूसरी चीज, यहाँ पर भर, भर भी क्या है, अव्यय है, यहाँ पर लिखा गया है। तो इससे आप समझ पाएंगे, आप कहीं भी उदाहरण देख लीजिएगा अव्ययी भाव समास के, तो उसमें आप अगर देखते हैं अव्यय है, या तो वो शब्द 2 बार आया है, बीच में योजक चिन्ह हो, उससे कोई बात नहीं। अगर वो शब्द 2 बार है तो उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। तो चलिए अगले समास पर चलते हैं। अब हम समास पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास सीधे सीधे आपको समझना है, जिस भी उदाहरण में अगर आपको संख्या दिखती है, यानी कि द्विगु समास संख्यावाची होता है, संख्यावाची। द्विगु समास संख्यावाची होता है। अब आप तुरंत कैसे पहचानेंगे कि इसमें द्विगु समास है भी या नहीं? तो सबसे पहली चीज, द्विगु समास संख्यावाची होता है। चौराहा, तिराहा, तिरंगा, त्रिफला, दशानन, त्रिकोण, सप्ताह, पंचवटी, अठन्नी, चवन्नी, इसमें आपको दिखेगा संख्या। चौराहा यानी 4 राहों का समूह। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जितना भी मैं उदाहरण बता रहा हूँ, अव्ययी का हुआ या फिर द्विगु समास का हुआ, ये जितने भी उदाहरण हैं इनको बोलते हैं समस्त पद, समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद या सामासिक पद इसको बोलते हैं। अब इसका जैसे चौराहा, चौराहा तो है समस्त पद, लेकिन इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह मतलब इसको तोड़कर लिखना, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। अब विग्रह तो इतना बड़ा है और इसी विग्रह को इतने छोटे में लिखना, संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि जितने भी उदाहरण इसके होते हैं समास के, वो सभी कहलाते हैं समस्त पद या सामासिक पद। और एक चीज, विग्रह क्या होता है? इसी समास को अगर तोड़कर लिखा जाए तो वो विग्रह कहलाता है। और इसमें देखिए, समझिए, चौराहा, तिराहा, तिरंगा, त्रिफला, दशानन, त्रिकोण, सप्ताह, पंचवटी। चौराहा जब आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा 4 का बोध हो रहा है, 4 संख्या। तिराहा में 3, तिरंगा में 3, तो चौराहा। अब इसका विग्रह होगा 4 राहों का समूह, तिराहा। आप खुद बताइए तिराहा का क्या होगा? तो आप बोलेंगे 3 राहों का समूह। फिर मैं पूछूंगा तिरंगा का विग्रह क्या होगा? तो आप बोलेंगे 3 रंगों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। दशानन, आनन मतलब होता है मुख, दशानन 10 मुखों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ठीक। तो जब भी आपको संख्या वाली संख्याएं दिखेंगी, संख्या वाली शब्द दिखेंगे, जब भी आपको संख्या वाले शब्द दिखेंगे तो आप उसमें कौन सा समास बताएंगे? द्विगु समास। ठीक है। अगला समास था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आप कैसे पहचानेंगे द्वंद्व समास को? द्वंद्व समास की देखिए 2 क्वालिटी है। पहला तो ये कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद कौन? प्रथम पद, अंतिम पद, प्रथम पद, अंतिम पद, प्रथम पद, अंतिम पद। तो कहना यह है कि सबसे पहली चीज तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान। और प्रायः, प्रायः द्वंद्व समास क्या होता है? प्रायः द्वंद्व समास एक दूसरे का विपरीत होता है। ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी इसके जो उदाहरण हैं सभी एक दूसरे के विपरीत वाले होंगे। मैं बोल रहा हूं प्रायः द्वंद्व समास के दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लाभ, हानि, और इसमें और शब्द का लोप होता है, इसमें और शब्द का लोप होता है। और शब्द को किससे व्यक्त करते हैं? योजक चिन्ह से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में प्रायः ये दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी विलोम होते हैं। लाभ, हानि, माता पिता, दिन रात, हार जीत, न्यून अधिक। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, इससे तो आप पहचान लेंगे कि 2 पद प्रधान हो और दोनों के बीच में डैश का चिन्ह हो, तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अब आप माता पिता, इसके बीच में योजक चिन्ह है माता पिता,
तो अगर इसका विग्रह करेंगे तो लाभ और हानि, ये जो है इसको बोलते हैं और, या आप बोल सकते हैं एवं, या आप बोल सकते हैं या। तो लाभ या हानि, लाभ और हानि, या लाभ एवं हानि। तो लाभ और हानि, इसी तरह से सबका उदाहरण का विग्रह करेंगे। लाभ और हानि, माता और पिता, दिन और रात, हार और जीत, न्यून और अधिक। अब यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन एक चीज तो है, दोनों पद प्रधान तो है, लव और कुश, जल और वायु। तो इससे आप पहचान पाएंगे कि दोनों पद प्रधान हैं और एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं और बीच में योजक चिन्ह है। तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। इसमें आप कभी गलती मत करना। एक चीज मैं आपको इससे पहले बताया, धीरे 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 आप कहेंगे इसमें भी तो योजक चिन्ह है, क्या ये भी द्वंद्व समास है? तो मैंने पहले आपको बताया, अव्ययीभाव समास बताया था, उसमें ये उदाहरण था। तो अव्ययीभाव समास का क्या होता है कि इसमें एक ही शब्द अगर 2 बार आता है, बीच में योजक चिन्ह होता है, तो वो कौन सा समास होता है? वो अव्ययीभाव समास होता है। एक ही शब्द 2 बार, यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार है? नहीं ना है, एक दूसरे के विपरीत वाला शब्द है। तो ये एक दूसरे के विपरीत वाला शब्द जब रहेगा तो द्वंद्व समास, एक ही शब्द 2 बार रहेगा तो अव्ययीभाव समास। और दोनों पद प्रधान होता है तो लव और कुश, जल और वायु, ये भी द्वंद्व समास में आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। कर्मधारय समास के बारे में समझ लेते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि इस शब्द में कर्मधारय समास है भी या नहीं। तो कर्मधारय समास विशेषण और विशेष के योग से बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है क्या? कर्मधारय समास। अब आप कहेंगे कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें विशेषण इसमें विशेष्य है? तो विशेषण कोई भी रंग हो गया। अब देखिए, विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है। अब जैसे कोई व्यक्ति मोटा है तो मोटा उसमें विशेषण हो जाएगा, पतला मोटा, पतला काला गोरा नीला पीला। अब ये सारी चीजें जो है, जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की विशेषता बताती हैं, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं, अगर संज्ञा की विशेषता बताता है, किसी भी वस्तु की अगर विशेषता बताता है तो उसे क्या बोलेंगे? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताएगा उसे बोलेंगे विशेष्य। जो विशेषता बताता है वो होता है विशेषण, जिसकी विशेषता बताएगा वो होता है विशेष्य। अब यहां पर समझिए, नीलकंठ, नीलकंठ है, नील अर्थात नीला, तो नीला क्या हो गया? विशेषण। अब नीला किसकी विशेषता बता रहा है? कौन सी चीज नीली है? कंठ की। तो कंठ क्या हो गया? विशेष्य। विशेष्य में आप यहाँ संज्ञा या सर्वनाम समझ सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। नीलकंठ, नीला, नीले कंठ वाला, पीत सागर, पीला सागर, चरण कमल, कमल के समान चरण वाला। अब यहां पर देखिए, विशेषण यहां पर आ गया, यहां पर विशेषण है और यहां पर विशेषण है। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। विशेष से आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष्य, ये हो गया विशेषण पीला सागर, ये हो गया विशेष्य चरण कमल। अब यहां पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो यहां पर चरण की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता बताई जा रही है चरण की, तो चरण क्या होगा? चरण होगा विशेष्य, और विशेषता यहां पर कमल हो जाएगा, विशेषण कमल। देहलता, देहलता, लता के समान देह, लता के समान देह मतलब लचीली देह, लता जो शाखाओं से लता निकलती हैं, देहलता, लता के समान देह वाला या देह। तो यहां पर देह जो है ये है विशेष्य और लता ये हो जाएगा विशेषण। दशानन, दशानन, अब सामान्य पुरुष के तो एक ही मुख होते हैं। दस आनन, दशानन, 10 मुखों वाला,
तो ये भी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो 10 है, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताऊंगा। दशानन, कई जगह मैंने दशानन का उदाहरण लिया है। जैसे दशानन मैं बोला था द्विगु समास, जिसे संख्यावाची बोला था, उसमें भी दशानन था। तो द्विगु समास में इसका विग्रह क्या होता? 10 मुखों का समूह। यहाँ पर इसका विग्रह क्या होगा? 10 मुखों वाला। और अगर बहुब्रीहि में पूछेंगे 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण, तो ये विग्रह के हिसाब से होगा। तो इसे अभी ये बता दिया जाएगा। ये इसमें अगर इस तरह से करते हैं 10 मुखों वाला, तो रहेगा कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला या चंद्रमा के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान जिसके नेत्र या कमल के समान नेत्र वाला। तो ये आपको समझ में आ गया। विशेषता अगर बताई जा रही है, इसमें विशेषता आपको दिख रहा है विशेषण, नीला, पीला, कमल, लता, 10 मुख, सिंगल मुख या एक मुख साधारण मनुष्य के होते हैं, तो 10 मुख रहेगा। तो ये भी विशेषता बता रहा है। कमल के समान नेत्र वाला, ये भी नेत्र की विशेषता बता रहा है। चंद्र के समान मुख वाला, ये भी मुख की विशेषता बता रहा है। तो ये कर्मधारय समास है, आप इसे पहचान पाएंगे। बहुब्रीहि समास सबसे इंपॉर्टेंट समास है समास वाली टॉपिक में, तो इसको अच्छे से देखिएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि पहली चीज तो ये कि समास में 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद, एक अंतिम पद। जैसे मैं बोला प्रतिदिन, तो ये था प्रथम पद, ये था अंतिम पद। तो बहुब्रीहि की क्या खासियत है कि पहला पद और दूसरा पद खुद का अर्थ ना दे करके ये किसी तीसरे का, ये दोनों मिल के किसी तीसरे का अर्थ देंगे, किसी तीसरे का। तो इसमें इस उदाहरण में तो नहीं देंगे। अब समझते हैं बहुब्रीहि समास में। दशानन, 10 आनन, 10 और आनंद, ये खुद का अर्थ नहीं देंगे बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति का अर्थ देंगे। और सबसे पहली चीज तो बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं का नाम और राक्षसों का नाम आएगा। जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात 10 मुख हैं जिसके, अर्थात, अर्थात क्या? अर्थात रावण। अब देखिए 10 खुद का अर्थ नहीं दिया, मुख आनन यानी मुख, ये खुद का अर्थ नहीं दिया बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति का अर्थ दे रहा है। 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। तो जब भी प्रथम पद और अंतिम पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ देते हैं तो वो होता है बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पर दशानन अगर इसे लिया जाए 10 मुखों का समूह, तो दशानन हो जाएगा द्विगु समास, संख्यावाची। अगर इसे बोला जाए 10 मुखों वाला, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि विशेषता बता रहा है। और अगर इसे इस तरह से बोला जाए 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण, तीसरा पद अगर आ जाता है तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब कहेंगे नीलकंठ का क्या होगा? नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी, शंकर जी। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी। अर्थात के बाद तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो बहुब्रीहि समास। पीला है वस्त्र जिसका, या पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, अंबर मतलब आकाश भी होता है, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है। तो पीला है अंबर जिसका, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा श्री कृष्ण जी। तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी। तो यहाँ पर भी तीसरे व्यक्ति का बोध हो जा रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो यहां पर भी तीसरे व्यक्ति का बोध, बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पे जिसके, या चंद्रमा है शिखर पे जिसके, अर्थात शंकर जी। यहां पर भी आ गया तीसरे व्यक्ति का बोध। तो इसमें भी बहुब्रीहि समास। इतना आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर किसी भी देवी देवता का नाम तीसरे पद पर आ रहा है, प्रथम पद अंतिम पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं जिसमें देवी देवताओं के नाम, राक्षसों के नाम आते हैं, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। आगे का समास तत्पुरुष है जिसमें हम आपको कारक भी समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास
सबसे बेस्ट समास है, इसको समझिएगा अच्छे से, थोड़ा टफ भी है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। पहली चीज तो ये कि तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा समास होता है? द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी और सप्तमी। ये है द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण, ये है तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण, ये है चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण, ये है पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण, ये है षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण और ये है सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण। तो द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष पर, द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक तत्पुरुष के 6 प्रकार होते हैं। 6 के उदाहरण हमने लिख दिया है। अब बारी बारी से कारक से ये कैसे संबंधित है। पहली चीज तो आपको इतना समझ में आया होगा कि तत्पुरुष के प्रकार 6 होते हैं। अब इसके बाद मैं बताऊंगा तत्पुरुष क्या है। कारक, कारक 8 होते हैं। कारक कितने होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कारक से पूछा जाएगा, कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और एक होता है संबोधन कारक, जिसमें आता है हे भो अरे। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कारक से संबंधित उसका चिन्ह भी दिया गया है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, अधिकरण में पै पर और संबोधन हे भो अरे। अगर आपको ये वाली लाइन याद है तो आप कारक से कोई भी प्रश्न आएगा उसको सही करने में समर्थ होंगे। कौन सी लाइन? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे भो अरे। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब आप कारक को पहचानेंगे कैसे कि इसमें कौन सा कारक है। अब जैसे मैं लिख दिया राम का भाई, राम का भाई, राम का भाई, और मैं लिख दिया मैं विद्यालय से आया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और मैं पेड़ पर चढ़ गया। इसी तरह से आपको यूपीपी में प्रश्न दिया जाएगा और उसमें आपको बताना रहेगा कि कारक इसमें कौन सा है। तो सबसे पहली चीज तो अगर आपको चिन्ह पता है, चिन्ह कौन है? कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्म कारक का चिन्ह को, करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान कारक का चिन्ह से अलगाव होने के अर्थ में, संबंध का की के, अधिकरण का में पै पर और संबोधन का हे भो अरे, जिसमें आता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, जिसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, उसे भी बता दिया जाएगा। तो राम का भाई में कौन सा कारक है? अब यहां पर आपको कौन सा चिन्ह देखने को मिला? किस कारक का चिन्ह है? तो यहां पर का की के। अगर आपको याद रहेगा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, तो यहां पर का मिल गया। तो आप बता देंगे कि इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है। दूसरे वाले में मैं विद्यालय से आया, विद्यालय से आया, विद्यालय यहाँ है, घर मेरा यहाँ है, तो विद्यालय से अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं विद्यालय से अलग होकर आया, तो अलगाव वाला भाव इसमें है। नदियां पर्वत से निकलती हैं, नदियां पर्वत से निकलती हैं, उसमें का जो से आएगा, उसमें भी पर्वत से नदियां अलग हो रही हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहां पर से का चिन्ह आ रहा है, यहां पर भी से का चिन्ह आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि करण वाला से है या अपादान वाला से है। तो यहां पर आपको अलगाव का भाव दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते तो वृक्ष से गिरते हैं लेकिन उससे अलग होकर गिरते गिरते हैं। मैं विद्यालय से आया, मैं विद्यालय से अलग होकर आया। नदियां पर्वत से निकलती हैं, तो नदियां पर्वत से अलग होकर निकलती हैं। तो अगला है मैं पेड़ पर चढ़ा, तो यहाँ पर जो पर है, यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा इसमें कौन सा कारक है। तो पर का चिन्ह है, कारक चिन्ह पर, कौन सा रहेगा कारक? अधिकरण कारक। ये तो हुआ कारक से संबंधित प्रश्न पूछने का तरीका।
अब मैं आपको बता दूं तत्पुरुष कारक से कैसे संबंधित है। अब इसमें द्वितीय तत्पुरुष कर्म कारक से संबंधित है, तृतीय तत्पुरुष करण कारक से संबंधित है। केवल कर्ता कारक को काट दीजिए। अब इसके बाद आपको ये चिन्ह पता रहेगा तो इसका विच्छेद करते चले जाइए। गगनचुंबी तत्पुरुष, तिरचट्टा, हस्तलिखित, नेत्रहीन। अब देखिए अव्ययी भाव समास में क्या था कि उसमें अव्यय था। कर्मधारय समास में क्या था कि उसमें विशेषता बताने वाला था और विशेष्य था। और तीसरी चीज द्विगु में क्या था, द्विगु संख्यावाची था। द्वंद्व क्या था, द्वंद्व के बीच में डैश रहेगा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बीच में और शब्द का लोप होता है। बहुब्रीहि में क्या था कि बहुब्रीहि में देवी देवताओं या राक्षसों का नाम आता है, जैसे दशानन हो गया, चंद्रशेखर हो गया। तो बहुब्रीहि सभी समास से अलग है तत्पुरुष समास। अगर 6 समास में से 5 समास नहीं है तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अब आप बोलेंगे इसका विच्छेद कैसे करेंगे, इसका विग्रह कैसे होगा। अगर आपको ये पता रहेगा तभी इसका विग्रह आप कर पाएंगे। तो गगनचुंबी आपको दे देगा और पूछेगा तत्पुरुष तो है, ये तो पता है कि तत्पुरुष है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है। तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, द्वितीय है कि तृतीय है कि चतुर्थी है कि पंचमी है कि षष्ठी कि सप्तमी। तो गगन चुंबी, अब इसको आप विग्रह करेंगे, गगन से चुंबी तो बोलेंगे नहीं, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो किसका साइन आ रहा है, गगन को चूमने वाला में कौन सा समास, तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। प्रथमा तत्पुरुष होता ही नहीं है, प्रथमा तत्पुरुष होता ही नहीं है, ना कर्ता कारक इसमें आता है। कर्म कारक से लेकर के यहाँ अधिकरण तक रहेगा और संबोधन भी नहीं रहता है। तिलचट्टा, तेल को चाटने वाला, तेल को चाटने वाला। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित। अब स्वर्ग से पतित, स्वर्ग से अलग होगा तभी ना स्वर्ग से गिरेगा, स्वर्ग से गिरा हुआ। देश निकाला, देश से निकाला गया, देश से निकाला गया यानी कि देश से अलग किया गया। राजमहल, राजमहल, राजा का महल, राजा का महल। सिर दर्द, सिर में दर्द। अब इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो तत्पुरुष है किस तरह से कारक से संबंधित है। कारक 8 होते हैं, जिसमें से 8 होते हैं, एक छूट रहा है संबोधन। संबोधन का कारक चिन्ह क्या होता है, हे, भो, अरे। और इन सब के लास्ट में रहेगा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन या विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसका उदाहरण कैसे आपसे पूछा जाएगा, हे राम, हे राम, चाहे यहां पर दे दे। तो अब इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे कि संबोधन कारक है, अगर आपको इसका चिन्ह पता रहेगा तो। अब गगनचुंबी, तिलचट्टा, हस्तलिखित, नेत्रहीन। अब नेत्रहीन में आप ना ही अव्ययी भाव समास खोज पाएंगे और इसमें आप मतलब 5 समास नहीं होगा तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। और तत्पुरुष की खास बात क्या है कि तत्पुरुष का अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे हमने ले लिया राजपुरुष, तो राजपुरुष में पुरुष प्रधान है, अंतिम पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष की खास बात है उत्तर पद प्रधान होता है, यानी अंतिम पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तत्पुरुष आपको समझ में आ गया होगा, बाकी प्रश्न की प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर नज़दीक ही आ गया है। तो मेहनत जारी रखना है, लगे रहना है। आप सभी का धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए।